सीधी बहू टेढ़ी बहू। राजेश्वरी के दो बेटे थे, राजेश और सुरेश। बड़े बेटे राजेश की अपनी किराने की दुकान थी और छोटा बेटा सुरेश इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। राजेश की शादी नम्रता से हुई थी, जिसके ऊपर फिलहाल पूरे घर के कामकाज की जिम्मेदारी थी। नम्रता सुबह सबसे पहले जगती और फिर रात तक उसे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। यही वजह थी कि नम्रता स्वभाव से थोड़ी चिड़चिड़ी होती जा रही थी। बहू, ओ बहू, ये क्या चावल बनाए हैं आज? बिल्कुल हलवा ही कर दिए। माँ जी, कल आपसे मेरे बनाए चावल चब नहीं रहे थे, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा ज्यादा पानी डाल दिया। अरे ये क्या बात हुई? अब खाने में कुछ कमी लगी तो बोलेंगे ही ना। बैठे बैठे बस मीन मेख निकालना बहुत आसान है माँ जी। अब चलिए, मैंने तो मान लिया कि मुझे चावल बनाने आते ही नहीं। अब तो कल से आप ही चावल बना दिया करना, ठीक है? हाँ हाँ, बना लूंगी मैं। और चावल क्या, पूरा खाना ही बना लूंगी। और तेरे जैसे नाटक भी नहीं करूंगी, समझी? देख रहा है राजेश, कैसे तड़ तड़ जवाब देती है तेरी मेहरारू। ये क्या समझती है? क्या दुनिया की पहली औरत है जो गृहस्थी संभाल रही है? अरे हमने भी घर संभाला है, लेकिन मजाल है जो कभी अपने से बड़ों के आगे जुबान भी खोली हो। बस बस माँ जी, अब मुंह मत खुलवाइए मेरा। पूरी रिश्तेदारी को पता है कि आपकी अपनी सास से कितनी बनती थी। और जहां तक रही बात घर संभालने की, तो वहां भी कोई झंडे नहीं गाड़े आपने। हे मेरे भगवान, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि क्या सोचकर इसके माँ बाप ने इसका नाम नम्रता रखा होगा। स्वभाव में तो जरा भी नरमी ना है इसके। अब राजेश, तू क्या ऐसे मुंह में दही जमाए रखेगा? कुछ ना बोलेगा इसे? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ना इसे और ना ही आपको। ये रोज रोज की किचकिच तभी खत्म हो सकती है जब आप दोनों इसे खत्म करना चाहें। और इतना कहकर राजेश खाने की टेबल से उठकर अपनी दुकान के लिए निकल गया। और फिर राजेश्वरी भी गुस्से से अपने कमरे में चली गई। नम्रता भी बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं गई, बल्कि उसने घर के बचे हुए सारे काम निपटाए। और फिर भाभी, भाभी, मेरी वो ब्लैक शर्ट देखी क्या आपने? हाँ भैया, मैंने धोकर अभी अभी छत पर डाली है। ओहो भाभी, मुझे वो शर्ट अभी पहनकर जानी थी। उसे धोने के लिए किसने कहा था आपसे? अरे तो कोई दूसरी शर्ट पहनकर चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है भाभी? मुझे रिया से मिलने जाना है और उसे वो ब्लैक शर्ट बहुत पसंद है। ओहो भैया, अब बस भी करो। गर्लफ्रेंड को इतना सिर चढ़ाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। क्यों, तुझे भी तो सिर चढ़ाई रखा है ना हम सब ने। बड़ी आई। अब सुरेश, तू थोड़ी देर रुक जा बेटा, मैं तेरी वो शर्ट प्रेस से सुखा देती हूँ, तू वही पहन कर जाना। और बेटा, तू ना ये कॉलेज खत्म होने का इंतजार मत कर। जितना जल्दी हो सके रिया से शादी करके उसे इस घर में ले आ। कितनी सौम्य और शांत लड़की है। मैं तो उसे देखते ही समझ गई थी कि वही है जो इस घर को स्वर्ग बना सकती है। हाँ हाँ भैया, अब आप कर ही लो शादी। मैं भी थक गई हूं अब इस नरक जैसे घर को संभालते संभालते। सुरेश और रिया क्लासमेट थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। दोनों के परिवार भी इनकी शादी के लिए तैयार थे, लेकिन ये सुरेश की जिद थी कि वो जॉब लगने के बाद ही रिया से शादी करेगा। रिया भी यही चाहती थी कि वो और सुरेश दोनों शादी के बाद जॉब करते रहें, और ऐसा हुआ भी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते ही दोनों को एक ही कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया। फिर धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। और फिर नम्रता के मुकाबले रिया अपने मायके से ज्यादा अमीर थी, तो शादी में उसके घर से आए सामान को देखकर राजेश्वरी बहुत ज्यादा खुश थी। तो ये तो साफ था कि अब घर में किसकी चलने वाली थी। अब रिया, ऐसा करते हैं, नाश्ता और दिन का खाना मैं देख लिया करूंगी, तुम ऑफिस से लौटकर बस रात का खाना देख लिया करना, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो। नहीं भाभी, सिर्फ रात का खाना क्यों, मैं ब्रेकफास्ट में भी आपकी हेल्प करूंगी, अब कल से ही। रिया की बात सुनकर नम्रता को बहुत अच्छा लगता है। उसे लगा कि रिया के साथ उसकी बहुत अच्छी पटेगी और अब घर के सारे काम उसे अकेले नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन जो होने वाला था वो उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। अरे रिया, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा? सुरेश तो बता रहा था कि तुम्हें देर से उठने की आदत है। हाँ माँ जी, पर अब मेरी शादी हो गई है, तो शादी के बाद आदतें तो बदलनी ही पड़ेंगी ना। और वैसे भी भाभी ने नाश्ते और रात के खाने की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो अब उसी हिसाब से जागना और सोना होगा मुझे। अरे वो कौन होती है तुम्हें काम बताने वाली? वो खुद एक नंबर की कामचोर है, इसीलिए सारा काम तुम पर डाल रही है। अब तुम जाओ और जाकर सो जाओ, आराम से उठकर ऑफिस जाना। बस
बाकी किसी काम को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? असल में यहाँ जो जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं। नम्रता भले ही बोली से थोड़ी तीखी थी, लेकिन वो दिल की एकदम साफ थी। वो चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन घर का कोई भी काम उसके रहते छूटता नहीं था। दूसरी तरफ रिया जो बोलचाल में मीठी और देखने में एकदम सीधी मालूम पड़ती थी, असल में दिमाग की बहुत तेज थी। उसे ये समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा कि राजेश्वरी और नम्रता के बीच की अनबन का उसे कैसे फायदा उठाना है। रिया, तुम रात का खाना देख लोगी ना? मैं तब तक सबके कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। सॉरी भाभी, मैं डिनर बनाना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या रिया, क्या परेशानी है? भाभी, मैं तो सुबह भी ब्रेकफास्ट में आपकी हेल्प करवाने के लिए उठी थी, पर माँ जी ने मुझे किचन में जाने से ही मना कर दिया। घर का कोई भी काम करने के लिए उन्होंने मुझे मना किया है। पर ऐसा क्यों? रुको, मैं अभी जाकर माँ जी से पूछती हूँ। रुकिए भाभी, मैं नहीं चाहती कि मुझे लेकर आपके और माँ जी के बीच में कोई झगड़ा हो। मैं जाकर डिनर बना देती हूँ, फिर माँ जी मुझसे जो कहेंगी मैं सुन लूंगी। नहीं नहीं, रहने दो, मैं समझती हूँ। मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए, ये माँ जी को कतई बर्दाश्त नहीं है। रिया ने जैसा चाहा था सब कुछ वैसा ही हो रहा था, और बड़ी बात तो ये थी कि उसकी चालाकी कोई देख ही नहीं पा रहा था। दूसरी ओर नम्रता के लिए काम कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गए थे। फिर एक दिन, माँ जी, कल मेरे भैया के बेटे का जन्मदिन है, तो मुझे मायके जाना है। लेकिन कल तो रिया के मायके वाले उससे मिलने आ रहे हैं। तू चली जाएगी तो उनकी आवभगत कौन करेगा? रिया करेगी, उसने अपने ऑफिस से कल की छुट्टी ली हुई है। अच्छा, बड़ी समझदारी वाली बात कही तूने। वो अगर सारा वक्त घर के कामों में लगी रहेगी तो क्या सोचेंगे उसके घर वाले कि हम उनकी बेटी से कितना काम करवाते हैं? माँ जी, मेरे या मेरे घर वालों के बारे में तो आपने कभी इतना नहीं सोचा, और तो और आपने रिया को घर के काम करने से भी मना कर दिया। हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, फिर हम दोनों में इतना फर्क क्यों माँ जी? क्योंकि सच में तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तू अनपढ़ गवार सारा दिन बस घर में पड़ी रहती है, और वो नौकरी करके पैसे कमा कर लाती है। और मायके वालों की बात तो तू कर ही मत। मेरे सुरेश को उसकी शादी में कितना कुछ मिला, ये देखा नहीं क्या तूने? जब भी रिया के घर वाले आते हैं, सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, और तेरे घर वाले बस एक मिठाई का डिब्बा लेकर बेशर्मों की तरह चले आते हैं। और ये सब बातें अगर छोड़ भी दो, तो जरा रिया के स्वभाव को ही देख ले। इतनी पढ़ी लिखी और कमाऊ होने के बाद भी वो कितनी सीधी और संस्कारी है। लेकिन तेरे मुंह से तो हमेशा उल्टी बात ही निकलती है। हमेशा टेढ़ा ही चलना होता है तुझे तो। ठीक है माँ जी, जब मुझ में इतनी ही खामियां हैं तो फिर आप मुझे बर्दाश्त ही क्यों कर रही हैं? इस बार राजेश्वरी की बातों ने नम्रता के सब्र का बांध तोड़ दिया था। उसने फौरन अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधा और बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने मायके चली गई। फिर उसी शाम, माँ जी, भाभी कहाँ है? कहीं गई है क्या? मुंह फुलाकर मायके चली गई है। जाती है तो जाए। मैंने भी राजेश से कह दिया है कि खबरदार जो उसे लेकर वापस आए तो इस घर में अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, कल कल तो मम्मी पापा आ रहे हैं तो। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर सारा काम निपटा लेंगे। राजेश्वरी ने सिर्फ रिया को उसकी मदद करने का वादा किया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि सारा काम उसे खुद ही करना पड़ेगा। हर रोज की तरह रिया उस दिन भी देर से उठी। तब तक राजेश्वरी ने खुद ही काफी काम निपटा लिया था। और फिर, रिया, तुम आ गई। देखो, मैंने काफी कुछ कर दिया है, तुम बस। माँ जी, अब काफी कुछ कर दिया है तो जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी कर दीजिए ना। मम्मी पापा बस आने ही वाले हैं, मुझे उनके आने से पहले रेडी भी होना है। इतना कहकर रिया वहां से चली गई। राजेश्वरी को रिया का ये बर्ताव ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और बचा हुआ सारा काम निपटाने लगी। फिर कुछ देर बाद ही रिया के मम्मी पापा वहां आ गए। उनके सामने भी राजेश्वरी ही सब कुछ करती रही और रिया सिर्फ अपने मम्मी पापा से बातें करने में ही लगी रही। उफ रिया, सच में तेरी जिद के आगे झुक गए हम लोग, वरना ये फैमिली कहीं से तेरे लायक नहीं। बस मम्मी, कुछ ही दिनों की बात है। एक बार सुरेश का प्रमोशन हो जाए फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे। सुरेश फिलहाल तो इसके लिए तैयार नहीं है, पर मैं उसे मना लूंगी। और तेरी जेठानी और सास, वो कुछ नहीं कहेंगी? जेठानी का पत्ता तो मैं पहले ही काट चुकी हूँ, और मेरी सास की भी कोई टेंशन नहीं है। वो एक नंबर की बेवकूफ है। उन्हें अपने इशारों पर नचाना मुझे अच्छे से आता है। दरवाजे के पास नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी राजेश्वरी ने रिया और उसकी मम्मी की सारी बातें सुन ली थी। रिया की सच्चाई उसके सामने थी और अब वो जानती थी कि उसे क्या करना है।
वो सारा काम बीच में छोड़कर सीधे नम्रता के मायके जा पहुंची और हाथ जोड़कर उससे बोली, बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हीरे और कांच में फर्क ही नहीं कर पाई। तेरे मेरे बीच भले ही कितनी लड़ाई हो जाए, पर तूने कभी मेरे घर को तोड़ने की बात नहीं कही। लेकिन वो रिया, वो तो आई ही मेरे बेटे को मुझसे अलग करने है। इतना कहकर राजेश्वरी रोने लगी। तब नम्रता ने आगे बढ़कर उसे संभाला और बड़े ही प्यार से बोली, नहीं माँ जी, जब तक सुरेश भैया ना चाहे तब तक कोई भी उन्हें आपसे अलग नहीं कर सकता। और आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी चलूंगी आपके साथ और हमारे घर को कभी नहीं टूटने दूंगी। ये नम्रता और राजेश्वरी के रिश्ते का नया पहलू था जो पहली बार सामने आया था। राजेश्वरी को नम्रता की अहमियत समझ आ गई थी और नम्रता भी अब खुद में बदलाव लाकर रिया को मजा चखाने के लिए तैयार थी।